जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हमारा हैंडबुक सेशन चल रहा था। ठीक है, आप जो इससे पहले की सभी क्लास देख लेंगे। ठीक है, आज की जो चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार का। संचार हमारी किताब में दो तरह के हैं। ठीक है, एक तो हमारा पर्सनैलिटी वाला है कि हम किससे किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बात करने का तरीका, वो वाला। ठीक है, एक तो वो तो अलग हो गया, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में से है। ये है फौजी वाला, यानी कि जो अगर हम सेना में हैं तो किस तरह से बातचीत करेंगे। ठीक है, सेना में कौन कौन से तरह के संचार का जो साधन है प्रयोग किए जाते हैं। आजकल जो तकनीक है, जो साइट है, जो इक्विपमेंट चल रहे हैं संचार के, जैसे वाईफाई हुआ, ये सब, तो उसके बारे में हम बात करेंगे पूरा आर्मर्ड फोर्स से। आर्मर्ड फोर्स के अंदर किन किन तरह के जो है इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं बात करने के लिए, या फिर अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए कौन कौन से साधन जो है आर्मी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, वो सब हम पूरा पढ़ेंगे। क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इसके अंदर 10 नंबर का, सपोज करिए आप 10 नंबर का पेपर में कम्युनिकेशन आता है बी सी या ए में, तो क्या करेगा वो, या तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, या फिर 5-5 के 2 क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, किस तरह से, क्योंकि आप सबको पता ही है कि आप अगर पेपर के अंदर बैठेंगे तो आपको सभी सेक्शन में पास होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आप सपोज करिए 10 सेक्शन है उसके अंदर, पेपर के अंदर, तो आपको 10 के 10 सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उनमें से एक सेक्शन जो है कम्युनिकेशन का है। तो वो हम आज पूरा डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है माना जाता है एनसीसी के जो भी एग्ज़ाम है या कोई किताब है उन सब के अंदर। ठीक है, तो वो हम आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है एनसीसी की बुक के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैंने आपको बता दिया है कि एक सेक्शन पूरा लगाता है कम्युनिकेशन का, उसमें से आपके 10 नंबर का एक क्वेश्चन या फिर 5-5 के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आपका ये ज़रूरी है कि आपको इस सेक्शन में या फिर इससे अलग जितने भी सेक्शन हैं उनके अंदर आपको पास होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा कि आपने सपोज करिए कि 350 नंबर का हमारा पेपर आता है, 340 का आपने अटैम्प्ट कर लिया है और 10 नंबर का आपने क्वेश्चन जो है ये कम्युनिकेशन का छोड़ दिया, तो यू विल बी फेल्ड, आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ रूल, क्योंकि रूल है एनसीसी के अंदर कि आपके जो है सभी सेक्शन में कम से कम 55% के आसपास जो है होना चाहिए। ठीक है, और आपने एक सेक्शन तो छोड़ ही दिया है, तो इसके कारण आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, बहुत कैडेट सोचते हैं कि हम टोटल में पास हो जाएंगे। ठीक है, जो ग्रेडिंग है वो हमारी आ जाएगी, लेकिन वो कहाँ फेल हो जाते हैं, वो यहाँ फेल हो जाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, रिपीट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, कभी कभी बहुत बदल के दे दिया जाता है। ए सर्टिफिकेट के अंदर बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बी और सी में थोड़ा एडवांस हो जाता है, सी में सबसे एडवांस इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे कि सेना के अंदर कौन कौन से साधन है बात करने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, जैसे कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट, वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशन है। इंटरनेट, ठीक है, नेट रिले, रेडियो रिले, ठीक है, और संचार कहते किसे हैं, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका, और ये लास्ट चैप्टर भी है, तो इसीलिए। ठीक है, इसके अलग 1-2 चैप्टर और है, जैसे कि कमीशन अफसर कैसे बन सकते हैं सेना के अंदर, वो भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले संचार का जो है वो भी हम देखेंगे। और आज का लास्ट सेशन है, और नोट्स नहीं मिले हैं तो नोट्स ले लें। ग्रुप में बहुत बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं, तो उन सबको हटा दिया गया है, और सून वी विल डिलीट ऑल द ग्रुप्स वी हैव, तो पूरे ग्रुप हम डिलीट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। और जैसे ही हमारा सेशन होता है, इसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। हमारे पास 5 क्वेश्चन पेपर है जो हमने खुद बनाए हैं, और वे उन्हीं से इस तरह से बनाए गए हैं कि पेपर किस तरह से आता है, वो वाला पैटर्न हमने पूरा अपनाया है, वो भी हम आज डिस्कस कर ही लेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हमारा जो कम्युनिकेशन का है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे अलग हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इस चैप्टर में से थोड़ा रह गया है, या फिर हमें ये चैप्टर पहली वीडियो में समझ नहीं आया है, तो आप हमें बता सकते हैं। नंबर मैंने आपको दे दिया है, और आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए,
या फिर आपको जो भी टॉपिक लगता है। और एक सेशन जल्दी आने वाला है टाइम मैनेजमेंट का, और उसके बाद फुल फॉर्म हम पूरी डिस्कस करेंगे कि एनसीसी के अंदर कितनी तरह की जो है फुल फॉर्म आती है, कौन कौन सी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, बहुत ही कम रिपीट होती है फुल फॉर्म, सभी को पता है वो तो। लेकिन अब जैसे इसी सर्टिफिकेट है या फिर बी है, तो इसमें बहुत बारीकी से फुल फॉर्म उठा ली जाती है कई बार। ठीक है, तो वो हम पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं, तो उनकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या हमारे देश में हो रहा है, या फिर सेना के अंदर क्या बदलाव, क्या नया, जैसे कि अभी हाल ही में आर्मी की यूनिफॉर्म चेंज हुई है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको जो है सब कुछ पता होना चाहिए। हमारे देश में अपडेट आपको रहने की ज़रूरत है। न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ सकते हैं। ठीक है, सोर्स आपके पास बहुत है पढ़ने के लिए। ठीक है, ओनली यू हैव टू टेक इंटरेस्ट अबाउट स्टडीज। तो लेट्स स्टार्ट today's topic is communication. It is the last chapter of handbook. ठीक है, और it is the last topic in एनसीसी एग्जाम 2। ये लास्ट टॉपिक भी है। एनसीसी के जो पेपर होता है उसमें सबसे लास्ट में एक ही प्रश्न या फिर दो प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए हम जो है आज का जो है चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो जैसे आज आपको बताया, ये हमारा लास्ट सेशन है, लास्ट वीडियो है हैंडबुक सेशन की। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, संचार। तो आप जल्दी से जल्दी से बाकी कैडेट्स में भी शेयर करिए और बाकी कैडेट्स को भी जोड़िए, ताकि हम अपनी वीडियो जल्दी स्टार्ट कर सकें। तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं या लाइव चैट में कि आपको हमारा हैंडबुक सेशन कैसा लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहले शेयर कर दीजिए, मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा, फिर अभी स्टार्ट करते हैं 1 मिनट बाद। तो दोस्तों, आज हम संचार पढ़ेंगे और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूं कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन में हम शुरू से लेकर लास्ट तक सभी चीज़ें पढ़ेंगे, जितनी हमारी बुक में है, कुछ बाहर से भी देखेंगे, और सभी चीज़ों को आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। और हमने एक दो चैप्टर्स, आपको पता होगा, हमने एक दो चैप्टर्स हैंडबुक का छोड़ दिया है, जैसे कि सेना में कमीशन अधिकारी बनने के तरीके अवसर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेना में कमीशन अधिकारी बनने के तरीके अवसर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वो आपकी नॉलेज के लिए दिया हुआ है बुक में। बाकी जो उसके लिए भी हम एक अलग सेशन ले लेंगे आपकी नॉलेज के लिए, कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए उसमें से। बाकी आज हम कम्युनिकेशन ही पढ़ेंगे लास्ट में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लिंक शेयर कर दिया हो कैडेट्स पर, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हम पहले हैंडबुक से ही पढ़ेंगे, एनसीसी हैंडबुक से। तो सबसे पहले है संचार की परिभाषा। तो सबसे पहले हमें देखनी है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है विचारों, बातों, सूचनाओं को आपस में आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। तो
तो ये संचार की डेफिनेशन है। विचारों, बातों, सूचनाओं का आपस में आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। अब संचार के बारे में तो हमने देख लिया, डेफिनेशन देख ली, उसके बाद में बताया कि संचार के तत्व क्या हैं। संचार प्रक्रिया के मूल तत्व यानी कि मेन एलिमेंट क्या है, इसके मेन एलिमेंट। मेन एलिमेंट देखते हैं, जैसे पहला एलिमेंट है इसमें संचार स्रोत, यानी कि कम्युनिकेशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कम्युनिकेशन सोर्स। तो सबसे पहले आपके पास संचार का स्रोत होना चाहिए, संचार का कम्युनिकेशन का सोर्स होना चाहिए। मेन एलिमेंट है ये पहला। दूसरा है संदेश, यानी कि मैसेज। आपके पास कोई संदेश होना चाहिए जो आपको भेजना है उस संचार स्रोत के द्वारा, यानी कि आपके पास कोई भी मैसेज हो, कोई भी सूचना हो, कोई भी विचार हो जो आपको सेंड करना है या भेजना है संचार स्रोत के द्वारा। ये पॉइंट दूसरा है। तीसरा देखेंगे हम संचार माध्यम, यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम या चैनल, चैनल बोलते हैं चैनल। नंबर 4 देखते हैं संचार प्राप्तकर्ता, यानी कि आपसे रिसीवर कौन है, कौन रिसीव करेगा उस मैसेज को या जो भी आप संचार से भेज रहे हो। तो ये चार इसके मूल तत्व हैं। संचार के चार मूल तत्व हैं जिनके बिना संचार प्रक्रिया अधूरी है। सबसे पहले है संचार स्रोत, यानी कि आपके पास कम्युनिकेशन का सोर्स होना चाहिए। नंबर 2 पर है संदेश, आपके पास एक मैसेज होना चाहिए जो आपको सेंड करना है। थर्ड है संचार माध्यम, यानी कम्युनिकेशन चैनल, कोई माध्यम होना चाहिए बीच में जिसके द्वारा आप सेंड करोगे। और फोर्थ है रिसीवर, यानी कि प्राप्तकर्ता कौन है संचार का, यानी कम्युनिकेशन रिसीवर। अब हमने इसकी डेफिनेशन भी देख लिया और इसके मूल तत्व भी देख लिया। तो मैं अब आगे देखेंगे इसमें क्या क्या माध्यम है संचार के, यानी कि जो इसके चैनल है वे कौन कौन से हैं संचार के माध्यम। अब हमें पढ़ना है संचार के माध्यम। सबसे पहले ये बताई गई है कि संचार की विधियां, यानी कि मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये छोटा सा है, मैं अभी आपको बता देता हूँ संचार की विधियां। तो संचार की विधियां जैसे, यानी कि मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो संचार की विधियां जैसे मैं बताया गया है, पहला असंस्थागत, नंबर 2 बताया गया है संस्थागत, यानी कि ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। तो ये संचार के दो मेथड है। अब किन मेथड में कैसा है, जैसे असंस्थागत ऐसे होता है कि जैसे आपस में बातचीत करना, आपस में बातचीत या संवाद, नॉर्मल बात करते हैं, मतलब बीच में कोई आप यूज नहीं करते फोन का, कंप्यूटर का, टेलीफोन का, कुछ भी, तो उसे बोलते हैं नॉन ऑफिशियल। और ऑफिशियल वो होता है जैसे टीवी है, टीवी, रेडियो है, इंटरनेट है, समाचार पत्र है, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। तो ये डिफरेंस है
ये संस्थागत है, ये असंस्थागत है। एक नॉन ऑफिशियल है, एक ऑफिशियली किया जाता है। जैसे दूरदर्शन आता है, दूरदर्शन, तो दूरदर्शन भी एक ऑफिशियली मेथड है संचार का। तो अब हमने संचार के मेथड भी देख लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें टॉपिक में। और दोस्तों आपकी जो भी क्वेरी होती है, जो भी आपका क्वेश्चन होता है, कुछ भी क्वेश्चन हो आपका, चैप्टर से रिलेटेड आपका कुछ भी क्वेश्चन हो, आप साथ के साथ नीचे जो लाइव चैट चलता रहता है उसमें लिखकर हमारे तक पहुंचा सकते हो अपना क्वेश्चन, फिर हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में आता है सूचना तंत्र के प्रकार। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसे पढ़ेंगे। सूचना तंत्र के प्रकार, सूचना तंत्र हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाएगा आपके लिए। तो पहले हम देखेंगे कि पैदल सेना में कौन कौन से संचार के माध्यम इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन इन इन्फेंट्री। पैदल सेना में संचार, किस तरीके से पैदल सेना में संचार होता है, तो ये आप लिखिए। पहला है नेट रेडियो, लाइन कम्युनिकेशन। थर्ड है रेडियो रिले, फोर्थ डिस्पैच राइडर सर्विस। फिफ्थ है फेसिमाइल, सिक्स लिख लीजिए आप इंटरनेट, क्योंकि आजकल इंटरनेट का भी यूज होने लगा आर्मी के अंदर। तो ये सभी मेथड सेना में, पैदल सेना में इस्तेमाल किए जाते हैं कम्युनिकेशन के रूप में। तो आप इसे नोट करिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसमें से हमें पढ़ने चाहिए। अगर दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया हो तो अब हम आगे देखते हैं। इसमें अगला टॉपिक बताया हुआ है कि नई सूचना तकनीकियाँ, यानी कि न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल है, क्या क्या यूज में आ रही है, उसे हम देखते हैं। तो नई सूचना तकनीकियाँ आ रही हैं, नई सूचना तकनीकियाँ,
न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या क्या आ रही है नई सूचना तकनीकियां, उन्हें हम देखेंगे। जैसे है कंप्यूटर। नंबर सेकंड पर है इंटरनेट। आपको पता ही है इंटरनेट का और कंप्यूटर के बारे में। और फिर देखते हैं हम इंट्रानेट। इंट्रानेट। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इंटरनेट या इंट्रानेट। तो आसान सा क्वेश्चन है कि जो इंट्रानेट होता है वो एक सीमित एरिया के लिए होता है। जैसे ये एक ऑफिस है और ये पूरा पूरा इंटरनेट ये मान लीजिए। तो जो इंट्रानेट है वो इस कार्यालय के अंदर ही होगा, सीमित होगा। और जो इंटरनेट है वो पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। और जो इंट्रानेट होगा वो सीमित एरिया के लिए होता है। यानी कि इसमें डेफिनेशन भी दी है कि इंटरनेट वेबसाइट की जानकारियां सिर्फ कार्यालय के एक सीमित क्षेत्र में रहती है, जबकि इंटरनेट की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी सभी के लिए होती है, यानी कि पूरे विश्व के लिए। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल में जरूर पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिकल में जरूर आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनेट और इंट्रानेट में डिफरेंस क्या है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरनेट रिले। इसमें बताया हुआ है कि इंटरनेट रिले में कुछ भी गोपनीयता नहीं रहती है, यानी कि जो सिक्योरिटी होती है, गोपनीयता होती है, वह इसके अंदर नहीं रहती है। फिर देखते हैं हम टेलनेट। इसमें क्या किया है, इसमें बताया हुआ है कि टेलनेट एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम कंप्यूटर को रिमोट द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं या दूसरे कंप्यूटर पर बैठे हुए दूसरे कंप्यूटर का कार्य कर सकते हैं। सिक्स्थ देखते हैं गोफर। गोफर मेन्यू आधारित फाइल व सूचना भेजने की प्रणाली है और गोफर के माध्यम से इंटरनेट सर्वर पर आप सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। गोफर क्या है, एक इंफॉर्मेशन को शेयर करने का माध्यम है। गोफर की मदद से आप सूचनाएं शेयर कर सकते हैं। जैसे आजकल व्हाट्सएप है, ये मैसेजिंग ऐप है जिन पर आप सूचनाएं शेयर कर सकते हैं, ऐसे ही गोफर है। तो ऐसे इसमें काफी सारे दिए हुए हैं। ईमेल है, ईमेल जैसे देख सकते हो ईमेल। ये दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि नई सूचना तकनीकी कौन कौन सी, आप उनके नाम लिखिए। तो आप यहाँ से उनके नाम लिख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल है और टेल टैक्स है, या व्हाट्सएप भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। और आप कुछ भी जूम भी लिख सकते हैं। जूम जो मीटिंग ऐप है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जूम, उसे भी आप लिख सकते हैं। तो न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप ये सभी चीज़ें लिख सकते हैं। आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे देखेंगे कि आगे आपको इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वायरलेस सेट 31। वायरलेस सेट 31। तो वायरलेस सेट 31 एक दोस्तों एक उपकरण होता है वायरलेस सेट, जिसके द्वारा सेना के अंदर कम्युनिकेशन या संचार किया जाता है। और वायरलेस सेट जो 31 है ये बहुत वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि बहुत तीव्र फ्रीक्वेंसी का ये उपकरण है। और इसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं इसकी वायरलेस सेट 31 की। तो विशेषताएं देख लेते हैं। जैसा इसमें बताया है कि इसको सभी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली विशेषता है कि इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी का सेट होता है। नंबर 2 पर देखते हैं। इसको मैन पैक ग्राउंड स्टेशन और बीसीआर स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और बीसीआर स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि मैन पैक तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि आपने मूवी में भी देखा होगा, या आर्मी वाले जो सिग्नल वाले होते हैं या आर्मी में रेडियो ऑपरेटर होते हैं जो अपने पीछे एक बड़ा सा रेडियो सेट लेके चलते हैं। सिर्फ वायरलेस सेट भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तो वो मैन पैक होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसकी 2 विशेषताएं हैं और भी देखते हैं इसमें बताई हुई है। थर्ड देखेंगे इसकी विशेषता क्या है। इसमें स्विच लगा होता है, स्विच। और देखते हैं कैलिब्रेशन को जांचा जा सकता है एवं अनुकूल भी किया जा सकता है, एवं अनुकूल भी किया जा सकता है। फिफ्थ देखते हैं। अतिरिक्त हेड गियर आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग किया जा सकता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको वायरलेस 31 जो है सेट 31 इसकी विशेषताएं बताई। और हम देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसकी रेंज कितनी होती है, आवृत्ति क्षमता इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि आवृत्ति क्षमता। तो आवृत्ति क्षमता है जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 40 to 8 MCS है।
मैं चेक करता हूँ, आप देख पा रहे हैं उधर लिखा हुआ? हाँ दिख रहा है। तो दोस्तों इसकी आवृत्ति क्षमता है, आपको ये पूरा लिखना अगर इसकी आवृत्ति है 40 42 MCS। ये चैनल में विभाजित रहता है और हर चैनल जो जितने भी चैनल है ये वायरलेस सेट जो है वो चैनल में विभाजित रहता है और हर चैनल के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस 200 किलोमीटर है। इसका वेट भी लिख लेते हैं, वायरलेस सेट का वेट कितना है। वेट है इसका 5 kg और लेंथ 30 सेंटीमीटर, हाइट 49 सेंटीमीटर और ब्रेथ 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैंने आपको वायरलेस सेट की सबसे पहले तो इसकी विशेषताएं बताई कि इसमें क्या क्या विशेषता है, 5 विशेषताएं बताई। फिर इसकी आवृत्ति क्षमता फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है 40 to 8 MCS। वायरलेस सेट चैनल में विभाजित रहता है, हर चैनल के बीच का अंतर 200 किलोमीटर है। वेट इसका 5 kg है, लेंथ इसकी 30 है, हाइट इसकी 49 सेंटीमीटर है और ब्रेथ चौड़ाई इसकी 15 सेंटीमीटर। लेंथ होती है लंबाई, हाइट होती है ऊंचाई और ब्रेथ होती है चौड़ाई। आप इसे पूरे को नोट करिए। वायरलेस सेट का हमारा यहाँ पर ही फिनिश हो जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि आरटी यानी कि रेडियो टेलीफोनी क्या है, रेडियो टेलीफोनी का प्रोसीजर क्या है, वो हम पूरा समझेंगे इसमें। पहले आप इसे वायरलेस सेट को कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों अगर आपने इसे नोट किया हो तो अब मैं आपको एक रेडियो टेलीफोनी से पहले, जैसे वायरलेस सेट 31 है, एक ऐसा ही उपकरण यूज किया जाता है सेनाओं के अंदर या आमतौर पर सिविल में भी यूज होता है, पुलिस द्वारा भी यूज होता है, वॉकी टॉकी। आपने भी सुना होगा और वॉकी टॉकी आपने देखा भी होगा। तो हम पहले वॉकी टॉकी के बारे में बात करेंगे, वॉकी टॉकी को समझेंगे। ये इधर मैं भी लिखा छोड़ता हूँ जो इसकी टेक्निकल डाटा है वायरलेस सेट 31 का, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी के बारे में अब देखते हैं। वॉकी टॉकी तो जो वॉकी टॉकी है वो भी कैसा है, एक रेडियो सेट है जिसे हिंदी में बोलते हैं रेडियो उपकरण। पहली बात तो आप ये समझिए कि ये भी एक रेडियो सेट है, रेडियो उपकरण है। दूसरी चीज देखते हैं।
इसमें एक वॉकी टॉकी आता है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, मोटोरोला। आपसे शायद उसमें भी पूछ ले प्रैक्टिकल में, क्योंकि मेरे से पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। मोटोरोला सेट का नाम है इसका, जो वॉकी टॉकी है GP338, ये उस उपकरण का नाम है मोटोरोला GP338। इसमें क्या होता है, मॉड्यूलेशन स्कीम, हिंदी में भी इसे मॉड्यूलेशन स्कीम बोलेंगे, पर कार्य करता है। ये दोस्तों मैं आपको की पॉइंट लिखवा रहा हूँ, की पॉइंट मतलब आपको छोटा करके लिखवा रहा हूँ और जिससे आपके याद भी रहे। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, पहला तो वॉकी टॉकी भी एक रेडियो सेट है, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जो मोटोरोला है ये भी एक वॉकी टॉकी है, मोटोरोला GP338, ये मॉड्यूलेशन स्कीम पर कार्य करता है। थर्ड देखते हैं, इसकी आवृत्ति की रेंज यानी कि आवृत्ति क्षमता, वही देखते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है इसकी, फ्रीक्वेंसी रेंज मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लिख रहा हूँ। आवृत्ति क्षमता, ये इसमें कई सारे मोड होते हैं, तो VHF मोड पर देखेंगे हम, VHF मोड पर कितनी आवृत्ति क्षमता है इसकी। तो इसकी आवृत्ति जो क्षमता है 136 MHz यानी कि मेगा हर्ट्ज से लेकर 174 मेगा हर्ट्ज तक, ये इसकी आवृत्ति क्षमता है। और आवृत्ति रेंज बोलते हैं, आवृत्ति की रेंज, आवृत्ति की रेंज, सॉरी फॉर दिस, आवृत्ति की रेंज। आवृत्ति की जो इसकी रेंज है 136 मेगाहर्ट्ज से लेकर 174 मेगाहर्ट्ज तक, यानी कि 136 मेगाहर्ट्ज से लेकर 174 मेगाहर्ट्ज तक। फिर हम देखते हैं इसमें कि अगर दूसरा मोड, ये तो VHF मोड है, दूसरा मोड है इसमें UHF मोड। आपसे बोल सकता है कि VHF मोड पर आप बताइए या UHF मोड पर। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको लिखने के लिए बहुत कम आते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे की पॉइंट में इसलिए मैंने आपको बताया है की पॉइंट बनाकर, ताकि आपके याद रह सके, क्योंकि किताबों में भी पूरा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और मैं भी आपको अगर लैंग्वेज में लिखा दूँ तो उसका कोई इतना बेनिफिट एडवांटेज नहीं होता। तो UHF मोड पर देखते हैं हम इसकी आवृत्ति कितनी है, 403 मेगाहर्ट्ज से लेकर 470 मेगाहर्ट्ज। ये मेगाहर्ट्ज या हर्ट्ज आपको पता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है, हर्ट्ज, HZ बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उन्हें तो पता ही होगा इसका, बाकी आपको भी नहीं पता है तो आपको मैंने बता दिया है कि ये फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। फिर देखते हैं इसमें, इसके अंदर जो वॉकी टॉकी है GPA वाला या कोई भी वॉकी टॉकी है, ये 8 तो जोन होते हैं इसमें, 8 जोन, इट डिवाइडेड, वॉकी टॉकी डिवाइडेड इनटू 8 जोन। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉकी टॉकी में कितने जोन होते हैं और कितने चैनल्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉकी टॉकी में 8 जोन होते हैं और चैनल होते हैं 128 चैनल्स। तो ये मैंने आपको की पॉइंट दिखाए हैं। तो वॉकी टॉकी में 8 जोन और 128 चैनल होते हैं, और तो दोस्तों मैंने वॉकी टॉकी से रिलेटेड आपको काफी पॉइंट बताए हैं। एक बार मैं अगर इसे हाईलाइट करूं तो आपको दोबारा समझा देता हूं।
हमने बात की थी वॉकी टॉकी की। वॉकी टॉकी आपने देखा है हाथ में लेकर चलने वाला उपकरण है। तो वॉकी टॉकी रेडियो सेट है एक प्रकार का, यानी कि रेडियो उपकरण है। फिर हमने बात की कि मोटरोला एक वॉकी टॉकी होता है जिसका सेना द्वारा यूज किया जाता है, मोटरोला GP338। तो ये मॉड्यूलेशन स्कीम पर कार्य करता है। दूसरा पॉइंट में बताया मैंने आपको। तीसरा पॉइंट बताया इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज, आवृत्ति की रेंज। तो VHF मोड है अगर तो 136 mH से लेकर 174 mHz तक, और UHF मोड है तो 403 मेगाहर्ट्ज से लेकर 470 मेगाहर्ट्ज तक। फिर हम बात करेंगे, इसमें 8 जोन है, 8 इसमें क्या है जोन, और 128 है इसमें चैनल। तो ये मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट बताया है, और ये मैंने आपको हर्ट्ज में बता दिया है कि ये फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। तो आप इसे नोट कीजिए इन सभी की पॉइंट को। और ये इधर वायरलेस सेट 31 के की पॉइंट है, वायरलेस सेट 31 का टेक्निकल डाटा है। क्योंकि दोस्तों मैं ये दोबारा इसलिए बता रहा हूँ, ये इधर इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ कैडेट बाद में ज्वाइन करते हैं क्लास को, तो वे कंफ्यूज ना हो जाए और इसे इसके साथ अटैच ना कर दें, ऐड ना कर दें। तो ये अलग चीज है, मैं आपको बता दूं, ये वॉकी टॉकी है, ये वायरलेस सेट 31 है, जो मैंने आपको भी पहले बताया था, उसकी विशेषता यह सारी चीजें बताई थी। तो आप इसे नोट करिए। बाकी दोस्तों आपका अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या लाइव चैट चल रहा है, आप लाइव चैट में भी लिख सकते हैं। या आपका कोई सजेशन हो हमें, या आपको कैसा लगा हैंडबुक सेशन, जैसे हैंडबुक सेशन की आज लास्ट क्लास है, तो आप हमें बता सकते हैं कि हैंडबुक सेशन आपको कैसा लगा। तो दोस्तों अभी आप इसे नोट कर रहे हो, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है, रक्षा बल है, उनके अंदर कम्युनिकेशन का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था C सर्टिफिकेट के एग्जाम में कि रक्षा क्षेत्रों में संचार का महत्व लिखो। तो अगर वह 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 10 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। बाकी मैं भी पहले उसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी हम डिफेंस में ही कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। बाकी जो बची हुई लास्ट में बचेंगी, जैसे मैं आपको बता रहा था रेडियो टेलीफोनी बचा हुआ है अभी, और कुछ एक मुझे आपको डेफिनेशन लिखवानी, जैसे नेट रेडियो की, रेडियो रिले, लाइन कम्युनिकेशन, तो उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि डिफेंस में या डिफेंस फोर्सेस में कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। और मैं आपको 10 पॉइंट लिखवाऊंगा उसके अंदर, जो आपको नोट करने हैं अपनी कॉपी में। तो अगर आपने ये सभी लिख लिया हो, तो अभी हम इम्पोर्टेंस देखेंगे डिफेंस में, डिफेंस फोर्सेस में या पुलिस फोर्सेस में, कहीं भी, कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इमेज कर देता हूँ। दोस्तों ऐसा है कि हम बुक से पढ़ा रहे हैं या कहीं से भी हमारे पास जो कंटेंट है उससे पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज भी छूट गई है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसके लिए भी एक अलग से सेशन लाकर हम कंप्लीट करा देंगे। क्योंकि अभी एग्जाम सेशन चल रहा है और एग्जाम आने वाला है C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट का, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ छूट गई है तो उसके ऊपर भी हम एक सेपरेट सेशन या सेपरेट वीडियो ले आएंगे। तो रक्षा क्षेत्र में संचार का महत्व, अब हम देखेंगे रक्षा क्षेत्र में संचार का महत्व। रक्षा
क्षेत्रों में संचार का महत्व। तो इंग्लिश में मैं लिखूंगा इसे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन डिफेंस फोर्सेस लिख सकते हो आप, डिफेंस फोर्सेस। तो इसे हम देख लेंगे। इसके ऊपर मैं आपको 10 पॉइंट लिखाऊंगा, आपको भी 10 के 10 पॉइंट नोट करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1, शत्रु के सैन्य बलों की गतिविधियां की जानकारी देने के लिए देना। जैसे हमारी आर्मी या हमारा कोई भी ट्रुप कहीं डिप्लॉयड है और उसे एनिमी के बारे में कुछ जानकारी मिली है और वह जानकारी उसे अपने बेस पहुंचानी है, तो उसके लिए उसे कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि मान लो कि अगर बेस 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, तो वह जाकर बताएगा तो नहीं, उसके लिए वह कुछ ना कुछ भी मेथड या कम्युनिकेशन मीडियम यूज करके उसे बताएगा। तो उसमें भी शत्रु की सैन्य बलों की जो गतिविधियों की जानकारी देना है, उसके लिए भी हम कम्युनिकेशन को यूज करते हैं डिफेंस फोर्सेस में। ये मैं महत्व बता रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। नंबर 2, युद्ध की गतिविधियों में बदलाव के संकेत देना। जैसे युद्ध चल रहा है, युद्ध में हमारे पीछे बैठे हुए जो कमांडर्स बैठे हैं या आर्मी हेडक्वार्टर है, वहाँ तभी तो पता चलेगा कि हमने इस पोस्ट पर कब्जा कर लिया है, या हमारी इतनी कैजुअलिटी है, या दुश्मन की इतनी कैजुअलिटी है, या दुश्मन की इतनी तादाद में हमला है। तो उसके लिए भी तो हमें कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वहाँ भी इसका यूज होता है। नंबर 3 देखते हैं, युद्ध क्षेत्रों में आपातकालीन संदेश देना। यानी इमरजेंसी का आपको कोई मैसेज देना है, आपको कमांडरों से या देश के जो बड़े संवैधानिक पद है, जैसे राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री का कोई मैसेज एकदम से इमरजेंसी में आपको सेना को देना है, या युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे ट्रुप को देना है, तो उसे भी आप कम्युनिकेशन के द्वारा आसानी से दे सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट देखते हैं, युद्ध क्षेत्र में प्रभावी परिचालन बदलाव के आदेश देना। परिचालन बदलाव के आदेश देना। नंबर 5 देखते हैं, शत्रु के विषय में सही गलत सूचनाएं प्राप्त करना। शत्रु के विषय में सही भी हो सकती है दोस्तों वह सूचना, या गलत भी हो सकती है। गलत सूचना या जानकारी प्राप्त करना। पॉइंट नंबर 6, युद्ध क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं
में सुधार करना। नंबर 7, रसद की आपूर्ति या गोला बारूद की आपूर्ति की जानकारी देना। मतलब अगर आपको खाने का सामान, वर्दी और आम्युनिशन या फिर आपका वेपन है, इसकी क्या आपूर्ति होनी है, तो इसके बारे में आपको जानकारी देना, ये भी एक इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन की। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 8। तो पॉइंट नंबर 8 है घायल सैनिकों या शहीद हुए सैनिकों की जानकारी देना। पॉइंट नंबर 9, कमांडरों और सीमा पर तैनात बलों के मध्य बातचीत मतलब या कोई जानकारी आपको देनी हो, प्रोवाइड करानी हो, तो वो भी हम कम्युनिकेशन के माध्यम से करते हैं डिफेंस फोर्सेज में। दुर्गम क्षेत्रों में विशेष आदेश दें। तो दोस्तों मैंने आपको 10 पॉइंट लिखवा दिए हैं इसमें कि इंपॉर्टेंस क्या होती है डिफेंस फोर्सेज में कम्युनिकेशन की। आप इन 10 के 10 पॉइंट को नोट करिए, और अगर आपसे 5 नंबर का पूछा जाता है तो आप 5 पॉइंट लिख सकते हो, 10 नंबर का पूछा जाता है तो 10 पॉइंट लिख सकते हो। या अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रक्षा क्षेत्रों में संचार का यूज कैसे किया जाता है, तो आप इन पॉइंटों के द्वारा उन्हें क्लैरिफाई कर सकते हो कि हम कि डिफेंस फोर्सेज में संचार का यूज ऐसे किया जाता है। तो दोस्तों आप इसे नोट करिए पूरे को। इसके बाद हम देखते हैं रेडियो टेलीफोनी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसमें कैसे कैसे प्रोसीजर होता है रेडियो टेलीफोनी का। फिर मैं आपको कुछ एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा, और लास्ट में मैं आपको कुछ जो इसके अंदर अल्फ़ाबेट यूज किए जाते हैं, फोनेटिक अल्फ़ाबेट, उनके बारे में भी डिटेल दूंगा कि जैसे A फॉर अल्फ़ा है, B फॉर ब्रेव, C फॉर चार्ली, D फॉर डेल्टा, E फॉर इको, तो ऐसे जेड तक है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने इसे नोट किया हो तो मैं इरेज करता हूँ। और अब हम देखेंगे कि रेडियो टेलीफोनी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेडियो टेलीफोनी का क्या लाभ है और रेडियो टेलीफोनी का क्या हानि है, और फिर हम स्टैंडर्ड रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर देखेंगे कि क्या है। लाभ हानि भी आपसे पूछ सकता है रीडिंग में, और स्टैंडर्ड रेडियो टेलीफोनी का प्रोसीजर भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लाभ हानि देखेंगे। रेडियो टेलीफोनी इसे हम आरटी भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो आरटी रेडियो टेलीफोनी के क्या लाभ हैं और क्या इसकी हानि है, वो दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो लाभ देखिए,
इसे स्थापित करना आसान है, यानी इसे लगाना आसान है, स्थापित करना आसान है। नंबर 2, यह एक से अधिक स्टेशनों पर संचार कर सकता है या इसके द्वारा एक से अधिक स्टेशनों पर संचार किया जा सकता है। हानि देखते हैं अब इसकी हानि क्या है। इसे बाधित करना आसान है। नंबर 2, यह अन्य स्टेशनों और वायुमंडलीय कारकों से अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध यानी कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है या बाधित हो जाता है। नंबर 3, इसे जाम किया जा सकता है, जाम किया जा सकता है। नंबर 4, इसे कुशल ऑपरेटर ही प्रयोग कर सकता है, कुशल ऑपरेटर ही प्रयोग कर सकता है, यानी कि जिसने इसकी ट्रेनिंग ली हो यूज करने की वो ही इसे यूज कर सकता है। तो ये मैंने आपको इसकी लाभ व हानि दोनों बताई है, आप इसे नोट कीजिए। फिर मैं आपको स्टैंडर्ड रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर बताऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर। तो प्रोसीजर का क्या यूज है, अगर रेडियो टेलीफोनी का प्रोसीजर क्यों बनाया गया। प्रोसीजर इसलिए बनाया गया है, अगर दुश्मन द्वारा मान लो अगर जैम कर दिया गया है या कुछ भी आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो जो आप बात कर रहे हैं वह उसकी समझ में न आए, तो इसलिए रेडियो टेलीफोनी का प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सिक्योरिटी और 3-4 तत्व होते हैं, इसमें सिद्धांत होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको भी सिद्धांत दिखाऊंगा क्या क्या है रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर के सिद्धांत। प्रोसीजर आरटी प्रोसीजर देख रहे हैं, तो इसके हमें देखने हैं सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत है इसके BASS। अब BASS का मतलब क्या होता है, बी से तो होते हैं ब्रेविटी, ए से होता है एक्यूरेसी, एस से होती है सिक्योरिटी और एस से होती है स्पीड। अब मैं आपको अलग अलग चीज बताऊंगा डिस्क्राइब करके कि क्या क्या है। जैसे ब्रेविटी है, पहले ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता, यानी कि आप जो भी बात कह रहे हो वह छोटी से छोटी और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब क्लियर होनी चाहिए, बात कहने में छोटी होनी चाहिए और बिल्कुल सीधी सरल बात होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए जो दूसरा समझ सके। दूसरा पॉइंट आता है इसमें एक्यूरेसी का मतलब है सटीकता।
यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि संक्षिप्त बात होनी चाहिए, और सटीक का मतलब है बिल्कुल एक्यूरेट बात होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात होनी चाहिए जो समझ सके दूसरा। तीसरा है सिक्योरिटी, यानी कि गुप्तता, सुरक्षा या गुप्तता। सुरक्षा, आपकी बात सुरक्षित होनी चाहिए, वही कोड वर्ड का यूज करते हैं घबरे चार्ली वाला या कुछ और भी। और फोर्थ है स्पीड, आपकी बात स्पीडली आप बात कहें, बात आपकी छोटी हो, स्पीडली कहें, एक्यूरेट होनी चाहिए और सिक्योर भी होनी चाहिए। तो ये रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर का सिद्धांत है, BASS। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और अभी मैं आपको आगे कुछ एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा, वो आपको डेफिनेशन लिखनी है, और मैं आपको उसके लाभ व हानि दोनों बताऊंगा, तो आप पहले से नोट कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने ये नोट कर लिया हो रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर, RT प्रोसीजर, तो मैं अभी आपको लाइन कम्युनिकेशन बता दूंगा थोड़ा सा, और फिर लाइन कम्युनिकेशन के क्या क्या लाभ हैं वो देखेंगे और क्या हानि है। लाइन कम्युनिकेशन, तो लाइन कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कुछ ऐसे मान लीजिए कि लाइन कम्युनिकेशन में केबल केबल बिछाए जाते हैं। वे केबल भूमिगत भी हो सकते हैं, भूमिगत, समुद्री हो सकते हैं, या ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को भी मैं आपको भी डिस्क्राइब करके बता दूंगा इसमें। तो लाइन कम्युनिकेशन बस इतना ही है कि केबल बिछाए होते हैं और दो सैन्य अधिकारियों या कमांडरों या जवानों के बीच में उन केबलों द्वारा ही संचार होता है। तो ये था लाइन कम्युनिकेशन। अब हम देखेंगे कि लाइन कम्युनिकेशन का क्या लाभ है और क्या इसकी हानि है। लाइन कम्युनिकेशन का तो पहले हम देखेंगे लाभ। तो यह पहला पॉइंट है, अपेक्षाकृत सुरक्षित है, यानी कि सिक्योर है। सेकंड पॉइंट, यह विश्वसनीय, यह विश्वसनीय और व्यावहारिक रूप से बिजली की गड़बड़ी से मुक्त है। व्यावहारिक रूप से बिजली की गड़बड़ी से मुक्त है, बिजली की गड़बड़ी से मुक्त है, क्योंकि इसका खुद का ही केबल बिछाए जाते हैं जमीन में या समुद्री मार्ग में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम इसमें, परिपथों की संख्या, परिपथों की संख्या व संदेशों को भेजने की क्षमता अधिक होती है। तो ये तो है इसके लाभ। अब हम बात करेंगे इसकी हानि, क्या क्या इसकी हानियां हैं। तो हानियां देख लेते हैं। पहला पॉइंट, इसके लिए महंगे कर्मी व
वह सामग्री की आवश्यकता होती है। नंबर सेकंड, इसके निर्माण में अधिक समय लगता है। नंबर थर्ड, निर्माण के पश्चात इसमें बदलाव की संभावना कम होती है। नंबर 4 पॉइंट, इसमें कहीं भी शत्रु द्वारा या भौतिक कारकों यानी कि पर्यावरण द्वारा गड़बड़ी हो सकती है। तो ये मैंने आपको इसके 4 पॉइंट बताए हैं लाइन कम्युनिकेशन का, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, तो आप इसे नोट करिए। इसके बाद में हम देखेंगे नेट रेडियो का। तो नेट रेडियो का भी ऐसे ही हम लाभ भी देखेंगे और नेट रेडियो की हानियां भी देखेंगे। तो नेट रेडियो देखेंगे, इसके बाद फिर रेडियो रिले देखेंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे नेट रेडियो। तो सबसे पहले मैं आपको नेट रेडियो की डेफिनेशन बताऊंगा। तो नेट रेडियो की डेफिनेशन देख लेते हैं। नेट रेडियो, जब एक ही आवृत्ति पर कई रेडियो संदेशों का आदान प्रदान होता है, इसे नेट रेडियो कहते हैं। तो नेट रेडियो की डेफिनेशन है, जब एक ही आवृत्ति पर अनेक रेडियो संदेशों का आदान प्रदान होता है, इसे नेट रेडियो कहते हैं। अब नेट रेडियो की भी हम लाभ व हानि देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नेट रेडियो के लाभ बताऊंगा और फिर नेट रेडियो की हानि देखेंगे। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है नेट रेडियो की। तो इसके सबसे पहले लाभ देखते हैं, क्या क्या लाभ है। तो यह संपर्क स्थापित करने में तेज होता है। यह संपर्क स्थापित करने में तेज होते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, यह कर्मियों और उपकरण में किफायती है। यह कर्मियों यानी कि इसमें कर्मियों का इतना यूज नहीं होता जितना लाइन कम्युनिकेशन में होता था। यह कर्मियों और उपकरणों में किफायती है।
यानी कि इसका खर्चा कम है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इन्हें सरलता से व्यवस्थापित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर यह कहीं बाधित हो जाता है तो इसे दोबारा अगर हमें सेट करना हो तो बहुत सरलता से किया जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट है, यह भौतिक रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित है। यानी कि जो भौतिक रूप से भौतिक दिक्कतें आती है उसमें अपेक्षाकृत दूसरों की अपेक्षाकृत सुरक्षित है। अब इसमें हम हानियां देखते हैं, इसकी क्या क्या हानियां हैं। तो हानियां देखते हैं पहले, इसमें परिचालन में पर्याप्त सुरक्षा चेतना की आवश्यकता होती है। सेकंड देखते हैं, इसके लिए मानक प्रक्रिया यानी कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर और सुरक्षा कोड आवश्यक होता है। नंबर 3, शत्रु से सुरक्षित करने के लिए या बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इसमें सुरक्षा कोड आवश्यक होता है, जिसमें समय लगता है और कर्मियों की अधिकता लगती है, तो दोस्तों आप इसे नोट कीजिए। अगर दोस्तों आपने नोट कर लिया हो तो अब हम रेडियो रिले की हानियां व लाभ देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया हो तो अब हम रेडियो रिले की लाभ व हानियां देखेंगे। पहले मैं आपको रेडियो रिले के बारे में बता देता हूं, इसे अरेंज कर देता हूं।
तो रेडियो रिले में क्या होता है, रेडियो रिले, इसमें क्या होता है कि इसमें 20 से 35 किलोमीटर के बीच में की दूरी पर एक के बाद एक रेडियो संचारक लगे होते हैं, दूरी पर रेडियो संचारक लगे होते हैं, जो बिंदु से बिंदु के बीच में रेडियो संचार करते हैं, जो बिंदु से बिंदु के बीच में रेडियो संचार करते हैं, रेडियो संचार करते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा रेडियो संचार का माध्यम है जिसमें बीच बीच में रेडियो संचारक लगे होते हैं, जो बिंदु से बिंदु के बीच में रेडियो संचार करते हैं। मतलब आप एक छोटे एरिया में भी रेडियो के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हो। अब हम इसकी देखेंगे लाभ व हानियां क्या क्या है। तो दोस्तों अब हम इसकी लाभ व हानियां को नोट करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसकी लाभ व हानियां लिखते हैं रेडियो रिले की। रेडियो रिले, तो इसके पहले लाभ देख लेते हैं, फिर हम इसकी हानि देखेंगे। यह लाइन संचार की अपेक्षा अधिक लचीली है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, यह केवल टर्मिनल पर ही, टर्मिनल यानी कि इसके जो छोर होते हैं दोनों तरफ के बिंदु पर ही भौतिक रूप से कमजोर है, भौतिक रूप से कमजोर है। पॉइंट नंबर इसका 3 देखते हैं, यह त्वरित रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है, और पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, यह उन क्षेत्रों में भी यूज किया जा सकता है, उन क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां दुश्मन की गतिविधियों के कारण लाइन संचार संभव नहीं है। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको इसके बताया लाभ। अब हम इसकी बात करेंगे हानियां क्या क्या है इसकी। तो हानियां देखते हैं, फर्स्ट क्या है, इसके लिए स्थान का चुनाव बहुत ध्यान से करना पड़ता है। इसके लिए स्थान का चुनाव बहुत ध्यान से करना पड़ता है। नंबर 2, यह गतिमान अवस्था में कार्य नहीं कर सकता। यह गतिमान अवस्था में कार्य नहीं कर सकता है। नंबर 3, यह नेट रेडियो की अपेक्षा महंगा है।
नंबर 4, के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 5 में यहाँ लिखा रहा हूं, इसमें शत्रु द्वारा व्यवधान डाला जा सकता है। और पॉइंट नंबर 6 है, इसे शत्रु द्वारा इंटरसेप्ट किया जा सकता है। तो ये रेडियो रिले के, मैंने आपको पहले रेडियो रिले की छोटी सी एक डेफिनेशन मान लीजिए कि रेडियो रिले क्या है वो आपको पता है, और ये रेडियो रिले के लाभ व हानियां हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको श्योर करता हूं कि अगर आप कम्युनिकेशन का अपने हैंडमेड नोट्स बनाते हैं हमारे वीडियो देखकर, कम्युनिकेशन हमने पूरा करा दिया है आपको। 1-2 डेफिनेशन बची हुई है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, जैसे ऑप्टिकल फाइबर है या फिर अल्फाबेट फोनेटिक है, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों इसके बाद हम अभी ऑप्टिकल फाइबर भी मैं आपको बता दूंगा। ऑप्टिकल फाइबर एक नई चीज है, नई टेक्नोलॉजी है, उसे भी हम समझ लेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर देखते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर मैं आपको यहाँ डिस्कस करके बताता हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। इसमें प्रकाश की स्पंदन होते हैं, यानी पल्सेस ऑफ लाइट होती है, उसे केबल के द्वारा भेजा जाता है, यानी कि पल्सेस ऑफ लाइट। इसमें भी केबल का यूज होता है, केबल द्वारा भेजी जाती है। तो इसमें विद्युत चुंबकीय वाहक तरंगे होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिनका इसमें यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इसमें क्या होता है, यूज। तो इसके द्वारा संदेश भेजे जाते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि मैं इसमें 2 या 3 इसके लाभ बताऊंगा और 2 और 3 हानि बता दूंगा इसकी। तो इसके लाभ व हानि देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। छोटा सा टॉपिक है था, तो इसके लाभ बता देता हूँ शुरू में मैं आपको, फिर इसकी हानि देखेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑप्टिकल फाइबर। तो इसके लाभ देखते हैं। तो लाभ हैं इसके, जैसे इसमें बिजली की खपत कम होती है, इसमें बिजली की खपत कम होती है, ये इसका पहला लाभ है। सेकंड देखते हैं, यह विद्युत चुंबकीय विघ्न बाधाओं से मुक्त है। यह विद्युत चुंबकीय विघ्न बाधाओं से मुक्त है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो बाधा आती है वह इसमें नहीं आती।
थर्ड देखते हैं। इसमें गोपनीयता निहित है, यानी कि इसके अंदर ही सिक्योरिटी है। क्यों है निहित? क्योंकि सभी सिग्नलों को, जो सिग्नल भेजे जा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर द्वारा, को एक साथ समझना कठिन है। तो इसके अंदर सिक्योरिटी खुद ही होती है, क्योंकि काफी सारे सिग्नल भेजे जाते हैं, तो उन्हें एक साथ अंडरस्टैंड करना, एक साथ समझना बहुत मुश्किल कार्य है। तो दुश्मन द्वारा इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। जो दुश्मन बाधा क्रिएट करता है, जो उसकी सुरक्षा वाली दिक्कतें होती हैं, वो इसमें बहुत कम आती है। अब मैं इसकी आपको हानि बता देता हूँ, 1-2 हानि। इसमें क्या हानि है इसकी, तो हानियाँ देख लेते हैं हम इसकी हानियाँ। ये रेडियो रिले की हानियाँ हैं, इन्हें अलग है। ये मैं आपको अब ऑप्टिकल फाइबर की हानियाँ बताता हूँ। यह अधिक महंगा पड़ता है, सेकंड, इसमें जोड़ लगाने की समस्या है। थर्ड, इच्छानुसार चैनल छोड़े नहीं जा सकते। ये महंगा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों, जो इसमें केबल यूज किए जाते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के केबल यूज होते हैं। लाइन कम्युनिकेशन जैसे यूज नहीं होते, तो इसमें कॉस्टली पड़ता है काफ़ी है। तो मैंने आपको बता दिया है ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर के क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या हानियाँ हैं। तो ये तो हमारा फिनिश हो गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको फोनेटिक अल्फ़ाबेट के बारे में बता देता हूँ। फोनेटिक अल्फ़ाबेट क्या है, मैं आपको बोलकर बता देता हूँ, आपको क्या पढ़ना है इसमें। तो फोनेटिक अल्फ़ाबेट होता है जैसे A फॉर अल्फा, B फॉर ब्रेवो, C फॉर चार्ली, डेल्टा, इको, फॉस्फोरस, गोल्फ, होटल, इंडिया, जूलियट, किलो, लीमा, माइक, नवंबर, ऑस्कर, पापा, क्यूबिक, रोमियो, सियारा, टैंगो, यूनिफॉर्म, विक्टर, विस्की, एक्सरे, यांकी और जुरू, ये जेड तक है। तो ये रेडियो टेलीफोनी में यूज होते हैं। तो दोस्तों, अगर पेपर में पूछ लिया जाता है कि रेडियो टेलीफोनी में फोनेटिक 1 से क्या यूज होता है, 1 के लिए क्या होता है, 2 के लिए क्या होता है, B के लिए क्या होता है, C के लिए Z, N, V, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये एक बार पढ़ लेने हैं। बाकी पेपर के लिए भी ना मानो तो प्रैक्टिकल के लिए तो आपको नहीं याद रख लेना है। तो हमारा सेशन यही खत्म होता है। जय हिंद दोस्तों। और आपको कैसा हमारा सेशन लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज इस वीडियो के साथ हमारा हैंडबुक सेशन भी फिनिश हो गया है। अब आपको कुछ अमरदीप सर द्वारा बताया जाएगा कि आगे हमारा क्या रहने वाला है प्लान। और हैंडबुक सेशन तो यहीं फिनिश हो गया है। इसमें तो अभी हम आगे कुछ नहीं पढ़ाएंगे हैंडबुक में, क्योंकि अभी कुछ बचा ही नहीं है। इसके अंदर सभी चीज़ें आपको बता दी गई है। बाकी अभी अमरदीप सर द्वारा आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं। और आज क्वेश्चन सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है कि आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे जितने भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेना में क्या नया है, कम्युनिकेशन में क्या नया है, कौन कौन से साधन सेना के अंदर यूज़ हो रहे हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ हैंडबुक, ठीक है। और लास्ट चैप्टर के साथ साथ ही लास्ट इसका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और क्वेश्चन की बात हम सीधा सेट के अंदर करेंगे, जो हम सेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा सेशन पूरा हो गया है और हम सिर्फ सेट डिस्कस करेंगे, ठीक है।
सेट में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, कुछ और नहीं छोड़ेंगे। आगे अब हम बस क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितना हमें डिटेल सिलेबस आपको बताना था वो पूरा बता दिया है। शुरू में हमने आपको सिलेबस समझाया, फिर हैंडबुक सेशन पूरा खत्म करा दिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसे कैसे चलता है। तो जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा जो सेशन पूरा हो गया है, क्योंकि इसमें हमने बहुत मेहनत की है, ठीक है। क्योंकि हर कोई कैडेट ऐसा नहीं कर सकता, कैमरा को फेस करना, पढ़ाना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। और एक वीडियो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट की जल्दी आएगी, क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड है, वो पूरी की जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।